गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हमने अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, अभी क्या है हमारी, इससे पहले वाले वीडियो में आपको हमने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करवाया। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा के नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ उपाय बतलाए गए। गवर्नमेंट चाहे तो आप इन उपाय के माध्यम से बालकों को शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करें, अर्थात शिक्षा के द्वारा उनको जोड़ा जा सकता है। गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लोगों को भी उन बालकों के अनुसार समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो क्या क्या खोले जाने चाहिए, कौन कौन सी उपाय किए जाने चाहिए, इनके बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। अब जो कुछ उपाय और हमारे रह गए हैं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के बालकों के लिए, क्या उपाय और किए जाने चाहिए, वो है जैसे आंगनवाड़ी खोलना, प्रौढ़ केंद्र, शिक्षा केंद्र खोलना, जिससे जो अनपढ़ जो महिलाएं हैं, अनपढ़ जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वहाँ का शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया जाना। आंगनवाड़ी और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जैसे आंगनवाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, ये कहाँ आदिवासी बाहुल्य जो इलाका है उन लोगों के लिए। जैसे आंगनबाड़ी, वहाँ छोटे बच्चे जाएंगे, वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं, खाना पीना और उनके खेलने के मूलभूत आवश्यकताएं जो आंगनबाड़ी में रहती है, जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको वो बच्चों को क्या कराती हैं, वो अध्ययन करवाती हैं। उनको जैसे स्लेट पकड़ना सिखाना, पेंसिल से किस प्रकार बनाते हैं, तो वो बालक क्या खेलने के चक्कर में आंगनबाड़ी जाएंगे, वहीं पर उनको दलिया या और बहुत सारे गवर्नमेंट ने पौष्टिक आहार रख रखे हैं उन बच्चों के लिए। तो अगर वो ऐसे जगह आदिवासी बाहुल्य इलाकों में अगर हम आंगनबाड़ी शिक्षा का केंद्र खोलें, वहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा, जो बड़ी बुजुर्ग क्या हैं, महिलाएँ या व्यक्ति हैं, जो भी कुछ लोग हैं, पुरुष हैं या महिलाएं, उनके लिए अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। प्रौढ़ शिक्षा का भी केंद्र ऐसे इलाकों में किया जाना चाहिए। आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार खोले जाएंगे। आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पर इन चीज़ों को खोलना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। अगला जो उपाय है वो है अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जिंदगी के तौर तरीकों, ये अच्छा पॉइंट है इसमें। अनुसूचित जनजातियों के उनके जिंदगी के तौर तरीके, एवं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं तैयार की जाएंगी जिससे ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं, जिससे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं। क्या कहना चाह रहा है, इसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाया है कि अनुसूचित जाति
कि जो व्यक्ति हैं उनकी जिंदगी के तौर तरीकों एवं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं तैयार की जाएं जिससे उनकी शिक्षा जो प्राप्त करें उसमें बाधा नहीं आए, अर्थात वो बाधा दूर हो जाए। वो उनके ज़िंदगी का तौर तरीका किस प्रकार से वो रहते हैं, कैसा रहन सहन खान पान उनका है, उस प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत बतलाया। उनका किस प्रकार का बिहेव है, किस प्रकार की वो सामाजिक संस्कृति के लोग हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के किस प्रकार से तौर तरीके जीते, उन सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी की जो व्यवस्था है वो तितर बितर ना हो और शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आए। तो ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक एवं मानसिक रुकावटों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यचर्या एवं तथा कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सके। सामाजिक एवं मानसिक रूप से जो भी उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करवाना, उपचार के द्वारा कोई भी वो कठिन परिस्थिति से अगर व्यक्ति गुजर रहा है तो उन व्यक्तियों को उपचारात्मक रूप से निदान करना, जो भी उसकी मानसिक जो समस्या है, मानसिक रूप से जिस समस्या से वो अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है उसका निदान करते हुए शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए। ये नवीन शिक्षा की नीति के अंतर्गत बतलाया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है केंद्र सरकार ने अपने समस्त कारकों में अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में फैली विषमताओं को दूर किया जा सके और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करके शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी? इंडिया की जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारे शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए हैं, अर्थात उन लोगों की शैक्षिक जो असमानता है उसको समानता के शिक्षा में विशेष अवसरों को देकर समानता प्रदान की गई है। इन दोनों जातियों की जो लोग हैं उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा समान रूप से प्रदान की जाए। बहुत सारी इन लोगों के लिए क्या योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना और इनके रहने खाने पीने की आश्रम विद्यालय, इनके लिए विशेष रूप से रिजर्व कोटे रखे गए हैं जिसको इनकी सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको भी ध्यान में रखते हुए इनके जो पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को भी उसमें पाठ्यक्रम में निर्माण की जाए जिससे ये पढ़ने में क्या हो जाए, रुचि जागृत करे। इनकी जो अपनी संस्कृति है, जैसे रहते हैं, इनका रहने का जो तौर तरीके हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने इनको शिक्षा के बहुत सारे प्रदान करते हुए इनकी शिक्षा को आने वाली जो बाधाएं हैं उसको दूर करते हुए विशेष योगदान दिया है। सरकार की ओर से लेक्चरर स्तर तक के शिक्षकों की नियुक्ति तथा दाखिले में सीटों के आरक्षण, प्रवेश परीक्षाओं में अंकों में रियायत, कनिष्ठ वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियों एसोसिएटशिप्स, विशेष रूप से छात्रों के लिए शिक्षावृत्तियों का प्रावधान, जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं वो लगा के टीचर से या थर्ड ग्रेड से या चपरासी के लेकर IAS तक सारी जो वैकेंसी आती हैं उनमें गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, इनको आरक्षण, अलग से एक कोटा। उसमें भी कोटे के अंतर्गत अंकों में भी इनमें कमी, उनके क्या जनरल की जाएगी जैसे 80%, तो आपकी उससे क्या जो रिजर्व कोटे हैं जैसे ST का अलग है, SC का अलग है, OBC का अलग है, उनके अनुसार से इनको अलग अलग वरीयता दी जा रही है। इनको अंकों के अनुसार उनको सारी चीज़ों का गवर्नमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में अवसर प्रदान किए। जब नवीन शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान बतलाए गए थे, उसी के अंतर्गत अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये सारी चीज़ें इनके पास उपलब्ध है और इनकी शिक्षा का जो स्तर है अब बहुत बढ़ चुका है। इनका जो पहले का जो स्तर था 1986 की जो शिक्षा आई, उससे पहले इनकी स्थिति क्या थी, दयनीय थी।
इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, बिल्कुल अशिक्षित थे। तो उस शिक्षा की नीति के अंतर्गत इनके लिए बहुत सारे नियम उपाय बतलाए गए थे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो ये सारी चीज़ें आज उपलब्ध है। आज इन्हीं जातियों के लोग ज़्यादातर नवीन जो अधिकारी लोग होते हैं या नवीन जो शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी आप कंपटीशन तैयारी करो, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का वर्चस्व मिलेगा। क्यों? इनको गवर्नमेंट ने सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की हुई है। तो ये हो गई आपकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता के कुछ उपाय। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक भी एक वर्ग है। इसमें आपको सबसे पहले तो क्या बताते हैं, स्त्री शिक्षा की शैक्षिक अवसरों में विशेषताएं या फिर उनकी जो शैक्षिक अवसर कौन कौन से प्रदान किए गए हैं, उनमें आपको पहले आर्टिकल के द्वारा ही बतलाया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इनको शिक्षा में प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको बतलाएंगे अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई। अब हो जाएगा अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अब अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या शिक्षा का प्रावधान किया है। अल्पसंख्यकों का वर्ग भी शिक्षा की दौड़ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण में ऐसे वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अल्पसंख्यकों को संविधान में शैक्षिक क्षेत्र में काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। इन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाएं खोलने तथा चलाने। अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं इसको भी गवर्नमेंट ने क्या, जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे उनमें जो अशिक्षा थी 1986 से पहले, जो नवीन शिक्षा 1986 है नवीन शिक्षा नीति है, उनमें अल्पसंख्यकों के जो लोग हैं उनमें भी अशिक्षा का अभाव था, अर्थात शिक्षा का अभाव था। अशिक्षित बहुत लोग थे। उन लोगों को भी संविधान के अंतर्गत कुछ नियम बतलाए गए हैं। गवर्नमेंट ने इन्हें शैक्षिक संस्थाएं खोलने तथा चलाने के अधिकार दिए गए हैं। संविधान ने इन्हें अपनी भाषा में संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है कि ये अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। ये इनका मूलभूत अधिकार है। संविधान ने इनको अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। संशोधित कार्य योजना 1992 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए 2 योजनाएं संचालित की गई। 1986 में तो संविधान के अंतर्गत जो भी पॉइंट थे वो बतलाए गए। अब संशोधित जो थे शिक्षा नीति 1992 उसमें इनको 2 अधिकार या 2 योजनाएं संचालित की गई। पहली है क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना। क्षेत्र गहन कार्यक्रम की क्षेत्र ग्रहण कार्यक्रम की योजना संशोधित शिक्षा नीति 1992 के तहत। और दूसरी है मदरसा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता की योजना। मदरसा की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये नवीन जो शिक्षा नीति थी 1986 के अंतर्गत, जो 1992 में जो संशोधित शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत 2 योजनाएं प्रदान की। क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना, तो क्षेत्र में किस प्रकार से गहन कार्यक्रम चलाए जिससे उनका शिक्षा का स्तर ऊपर हो, ये अशिक्षित से शिक्षित किस प्रकार से हो। गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। दूसरा था मदरसा जो होते हैं, जो हमारे विद्यालय होते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, जैसे मुस्लिम हैं, वो क्या करते मदरसा की स्थापना है तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। क्षेत्र ग्रहण कार्यक्रम की योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों की सहायता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक योजनाएं चलाना है।
उन्हें शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, मैंने कहा ना गहन अध्ययन, शिक्षा उपलब्ध करवाना। क्षेत्र विशेष का गहन अध्ययन किया कि हमारे क्षेत्र में कितने लोग अशिक्षित हैं, उस क्षेत्र का अध्ययन करना सूक्ष्म रूप से अर्थात गहन रूप से, तो उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, ये क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित के लिए 100% सहायता उपलब्ध करवाई। केंद्र सरकार ने पहले तो गहन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अध्ययन करवाया कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत अशिक्षा का कितना प्रसार है, अर्थात अशिक्षित लोग कितने हैं, वहाँ प्राथमिक शिक्षा है या नहीं है, या माध्यमिक शिक्षा है या नहीं है, वहाँ का लोगों को शिक्षा के स्तर किस प्रकार से हम उठा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने इनके लिए कुछ शिक्षा के उपाय उपलब्ध करवाए, जिसमें है नंबर 1 नवीन प्राथमिक, अपर प्राथमिक, गैर औपचारिक तथा शिक्षा केंद्रों की नवीन प्राथमिक, अपर प्राथमिक शिक्षा केंद्र या शिक्षा विद्यालय। केंद्र सरकार ने इनके लिए प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है तो उनके लिए उपाय बतलाए, नवीन प्राथमिक एवं अपर माध्यमिक गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना हेतु गवर्नमेंट ने यहाँ पर 100% नामांकन के लिए वहाँ पर शिक्षा केंद्र खोले गए। अगला जो पॉइंट है वो है प्राथमिक अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक अपर प्राथमिक अपर प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक अपर प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ सुदृढ़ करने के लिए सक्षम करने के लिए प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राथमिक विद्यालय में भौतिक जो सुख सुविधा है उनको सुदृढ़ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्राथमिक यहाँ पर फर्नीचर व्यवस्था है या नहीं है, ब्लैक बोर्ड व्यवस्था है या नहीं है, भवन निर्माण है या नहीं, स्कूल का वातावरण किस प्रकार है, किस एरिया में स्कूल का निर्माण किया गया, वहाँ रोशनी की व्यवस्था है या नहीं, पुस्तकालय भवन है या नहीं, या पुस्तकालयों का निर्माण है या नहीं, वो सारी भौतिक जो सुख सुविधाएँ, बालकों के लिए पीने का पानी, स्वच्छ खेल कूद की जो सामग्री है, वो सारी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। किनके लिए? अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए, जिसमें क्षेत्र गहन अध्ययन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बतलाया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है जिन शिक्षा केंद्रों पर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को विज्ञान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक के जो व्यक्ति हैं, जो बालक हैं, जो शिक्षा के रूप में पिछड़े हैं, उनको विज्ञान वाणिज्य मानविकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं अल्पसंख्यक के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको विज्ञान वाणिज्य मानविकी
तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर बालिकाओं हेतु बहु विषयक आदिवासी उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु बालिकाओं के लिए भी बहु स्तर पर वहाँ पर क्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ पर? जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था ना हो, वहाँ पर गहन अध्ययन करके वहाँ पर शिक्षा उपलब्ध करवाना। केंद्र सरकार का 100% से वहाँ पर नामांकन हो, वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। ये तो हो गया एक क्षेत्र गहन कार्यक्रम के अंतर्गत। अब आपको दूसरा जो पॉइंट बतलाया था वो है मदरसा की वित्तीय सहायता किस प्रकार से गवर्नमेंट ने की है। मदरसा जो हुनरी है अल्पसंख्यकों के लिए, वो वित्तीय सहायता किस प्रकार से देती है उसके बारे में आपको बतलाएंगे। जैसे मदरसा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता की योजना मदरसा तथा मकतबों के आधुनिकीकरण के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत मदरसों की पाठचर्या में गणित गवर्नमेंट ने इनको वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया कि आप अपना मदरसा खोलिए, अपनी जो शिक्षा है मदरसा में जो शिक्षा देते हो उनको बालकों की जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है उनकी सहायता गवर्नमेंट इनकी करती है। तो उनके लिए पाठ्यचर्या में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पाठ्यचर्या में गणित, विज्ञान, एक पर्टिकुलर नहीं है कि आप केवल उर्दू ही उर्दू की शिक्षा देते हो, उसमें आपको वित्तीय सहायता किसके लिए मिलेगी। जैसे आधुनिकीकरण के लिए गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। ऐसा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को शुरू करने के लिए वित्तीय मदद की जाती है। विज्ञान को शुरू करने के लिए वित्तीय मदद कैसे, जो पाठ्यचर्या में जो मदरसा के लिए सहायता वित्तीय सहायता प्रदान की है गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने इसमें केवल उर्दू की शिक्षा को ना देते हुए उसमें गणित की भी देनी पड़ेगी, विज्ञान की भी देनी पड़ेगी, हिंदी की भी देनी पड़ेगी, सोशल साइंस की भी शिक्षा देनी शुरू करने के लिए उनको वित्तीय मदद प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके बाद इसमें बताया कि इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। कौन सी योजना? मदरसा जो योजना है वो राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जा रही है। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी योजना प्रारंभ की गई है। अगला जो पॉइंट बताता है वो है शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की समानता के स्तर तक लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सन 1984 में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना शुरू की, जिससे शैक्षिक रूप से पिछड़े छात्र को कोचिंग कक्षाओं की परीक्षाओं में भाग ले सके। प्रतियोगी जो परीक्षाएं उनके जो संचालित यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कोचिंग संस्थान थे उनमें भी उन बालकों जो अल्पसंख्यक बालक हैं उनमें उन बालकों के लिए कोचिंग कक्षाओं की परीक्षा में भाग ले सके, इसलिए उनको योजना में शुरू की गई। इसमें अल्पसंख्यक छात्रों को टंकन, आशुलिपि, सचिवालय पाठ्यक्रम, इंजीनियर, कृषि प्रबंध तथा चिकित्सा आदि पाठ्यक्रमों के लिए तैयार किया जा सके। विद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को 21 विश्वविद्यालयों तथा 32 कॉलेजों में लागू कर रखा है। जो अभी कोचिंग संस्थान जो बतलाया गया है यूजीसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना शुरू करना इन्होंने किसके लिए की है? 21 विश्वविद्यालय और 32 कॉलेजों के लिए यह शिक्षा प्रदान की गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान को खोलना किसने?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अब ये हो गई हमारे अल्पसंख्यक जो शैक्षिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए शिक्षा। अब ऐसे ही है हमारे विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा। विकलांग बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या शिक्षा प्रदान की है। वो जो असमानता से मारे हुए हैं, क्या हम विकलांग हैं, क्या हम सामान्य बच्चों के अनुसार पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके स्थान हमारा स्तर नहीं है, क्या हम पिछड़े बालक हैं, या सामान्य जो बालक की कक्षा अलग होती है, दिव्यांग वालों की क्या कक्षा। और गवर्नमेंट ने अब तो रूल कर दिया कि पिछड़े जो विकलांग को हम विकलांग नहीं कर सकते, उनके लिए नया शब्द यूज किया दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं, उनके भी शिक्षा सामान्य बालकों को आप दे सकते हैं। अब आप विकलांग में इसमें जैसे गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं की हैं कि शिक्षा में असमानता विकलांगता का कारण भी आ जाती है। विकलांग वे बालक होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से कम होते हैं। विकलांगों की शिक्षा देकर उन्हें समाज में कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान से चलना सीखने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त जानकारी दी जाए। किसने नवीन शिक्षा नीति के तहत कहा गया है कि जो विकलांग बालक हैं उनके लिए व्यावसायिक जो शिक्षा है उसके लिए नवीन जो व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी प्रदान की जाए। जैसे अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उन बालकों के लिए अलग से शिक्षा प्रदान करना। जैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से, आंसू लिपि के माध्यम से बालकों को पता चल जाता है कि इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो उन बालकों के लिए अलग से शिक्षा प्रदान करना। यदि विकलांगता मामूली है तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई सामान्य बच्चों के साथ की जाए, क्योंकि उन बच्चों में फिर हीन भावना का शिकार ना हो पड़े। अगर बालक थोड़ा हाथ से दिव्यांग है या पैर से थोड़ा विकलांग है तो उन बालकों की पढ़ाई सामान्य बालकों के अनुसार करवानी चाहिए। सामान्य बालकों के पास ही उनको बैठाया जाना चाहिए, ये नहीं कि उनके लिए अलग से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये सारे नियम बनाए हुए हैं कि गंभीर रूप से विकलांग बालकों के लिए छात्रावास विशेष स्कूलों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के स्कूल जहाँ तक संभव होगा जिला मुख्यालय में बनवाए जाएंगे। गंभीर रूप से जो विकलांग बालक हैं, बिल्कुल ही असहाय हैं, उन बालकों के लिए जो शिक्षा का केंद्र है वो जिला मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। गवर्नमेंट की ऐसी नीति है कि ऐसे जो बालक हैं वो बहुत असहाय हैं, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, उनको हमेशा ही दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो ऐसे बालकों के लिए विद्यालय खोले जाएँ कहाँ, जिला केंद्र के स्तर पर। अगला जो पॉइंट है, ऐसे बालकों को विशेष शिक्षकों अर्थात प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीन रूप दिया जाएगा, जिससे विकलांग बालकों की समस्या को ठीक प्रकार से समझकर उनकी सहायता करें। जैसे विकलांग जो बालक होते हैं, दिव्यांग जो बालक होते हैं, उनके शिक्षकों की विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना, जो बालकों को जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को वो अवगत कर सकें। कौन, जो शिक्षक हैं, उन बालकों की समस्याओं को जान सकें कि हमारी जो समस्या है उन समस्याओं को वो मुख्य रूप से जान सकें। उन शिक्षकों को नवाचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। विकलांगों की शिक्षा हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। ये हो गई आपकी विकलांग शिक्षा। इसी के अनुसार ऐसे ही आपको आती है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो प्रौढ़ है, जो प्रौढ़ वो लोग व्यक्ति हो चुके हैं जो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की है, अब वो पढ़ने के लिए क्या है, आतुर हैं, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना। गवर्नमेंट ने ऐसे व्यक्तियों के लिए शिक्षा का मुहैया चलाया, अर्थात अभियान चलाया कि सरकार ने प्रौढ़ों के क्षेत्रों में फैली शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा के विकास को तीव्र गति से बतलाया गया है या तीव्र गति से समझाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर सतत शिक्षा का केंद्र, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, जो प्रौढ़ हैं उनके लिए शिक्षा का केंद्र जाए और वहाँ पर वो पढ़ाई कर सके। अगला जो पॉइंट है वो है उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा। मजदूर संगठनों, नियोजकों तथा सरकारी अभिकरणों द्वारा श्रमिकों की शिक्षा। मजदूर जो संगठन है, सरकारी जो अभियोजन है, उनमें प्रौढ़ हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अशिक्षा के दंश को ना
खेल सके और शिक्षित हो जाएं। आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवश्यकता जिस प्रौढ़ की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किसके अंतर्गत? प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। पुस्तकों के लेखन तथा प्रकाशन को पुस्तकालय एवं वाचनालय को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन। पुस्तकों का जो लेखन है, वाचनालय है, पुस्तकालय, उनका बड़ी संख्या में अर्थात बड़े भाग में उनका लेखन एवं मुद्रण करवाया जाना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा का भी कार्यक्रम है। स्वाध्याय स्वयं अध्ययन की सहायता पर विशेष बल दिया गया। कहने का मतलब है नवीन शिक्षा के अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के बाद में आपको क्या विकलांग, और विकलांग के बाद है प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा के बारे में अध्ययन कराया। नवीन शिक्षा नीति के मद्देनज़र देखते हुए अगर आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी जो शिक्षा की 1986 से पहले जो बदतर जो स्थिति थी उसमें बहुत सुधार हो रहा है। अर्थात हमारी जो सरकार है उस सरकार ने हर संभव पहलू का प्रयास कर रही है जिससे हर छोटे से छोटा बालक या गरीब से गरीब या ढानी या बहुत दूर दराज के रह रहे लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। अब जो वैश्विक महामारी का जो रूप ले लिया है हमारे कोरोना ने, इसमें भी नवीन टेक्निक अर्थात नवाचार के माध्यम से आधुनिकता को देखते हुए हमारी शिक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से चालू है। तो आज हमने आपको अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं किसकी विकलांग, प्रौढ़ शिक्षा, मदरसों की शिक्षा, इसके बारे में अध्ययन करवाया है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।